हेलो नमस्कार दोस्तों। और मैं विनत्री स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे इस इनिशिएटिव में, जिसमें आज हम बात करेंगे वेरिएशंस फ्रॉम द मेंडल्स प्रिंसिपल। देखिए, अभी तक एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। सबसे पहले हमने अभी तक क्या क्या पढ़ाई की है उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने टर्म्स के बारे में सारा जान लिया है। जितनी भी टर्म्स अब बार बार आती हैं, मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी तरह कन्फ्यूज़न होता होगा। बहुत सारी टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था, फिनोटाइप, जीनोटाइप, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, है ना। क्रॉस क्या है, इवन होमोजाइगस कंडीशन क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक्स, हेरिडिटी, वेरिएशंस, इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बात की थी। फिर उन्होंने मैंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में, मैंडल ने किस तरह से पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया, मैंडल के रिजल्ट्स के बारे में। और मैंडल को जब रिजल्ट मिले, यानी कि जब उन्होंने क्रॉस करवाए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो उन्हीं क्रॉसेस के आधार पर उन्होंने जो 3 लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीनों लॉज को हमने अच्छे से समझा। बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस जो उन्होंने किए, रेसिप्रोकल जो क्रॉस, उनके बारे में हमने जाना, उनके सिग्निफिकेंस के बारे में भी हमने जाना। अब हम बात करेंगे कि मेंडल के जो प्रिंसिपल्स थे, मेंडल के जो लॉज थे, जो सिद्धांत थे, जो उनके एक्सपेरिमेंट्स से आए थे, ठीक है ना, उससे अलग, उससे चीज़ें वेरी करने लगी बाद में, जब लेटर ऑन, जब नए नए साइंटिस्ट आए विद द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और अलग एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, तो कुछ चेंज आए, कुछ वेरिएशंस आई फ्रॉम द मेंडल्स रिजल्ट्स। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि मेंडल को तो क्लियर कट डोमिनेंट और रिसेसिव पैटर्न मिल रहा था अपने एक्सपेरिमेंट्स में, जो उन्होंने पी प्लांट के साथ किए। लेकिन बाद में जब लेटर ऑन व्हेन डिफरेंट साइंटिस्ट केम अक्रॉस दिस ट्रूथ कि जो अब उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब जो इन साइंटिस्ट के जो रिजल्ट्स आ रहे थे, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मेंडल्स रिजल्ट्स। तो अब इनसे क्या नई चीज़ें सामने आई, तो इनसे 3 चीज़ें यहाँ पर सामने, इनसे वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि मेंडल को जो है डोमिनेंट और रिसेसिव, ये दोनों पैटर्न मिले थे, या तो वो डोमिनेंट पैटर्न आ रहा था या रिसेसिव पैटर्न आ रहा था। लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट जो पैटर्न था, इस तरह के जो डोमिनेंस था, वो बहुत सारे केसेस में एब्सेंट भी था। ठीक है, तो 3 चीज़ें हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे या डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज़ होगी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देन विल टॉक अबाउट को डोमिनेंस एंड देन विल टॉक अबाउट मल्टीपल एलिज्म। और ये 3 केसेस ऐसे केस थे जो मेंडल के रिजल्ट से वेरी कर रहे थे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि जैसे अब मेंडल ने तो क्या बोला था, मेंडल ने तो एक बात बोली थी कि भाई देखिए, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, यानी कि जब एक कैपिटल टी और जब एक स्मॉल टी आएंगे एक साथ, भाई हमारे केस में क्या है, हमने आपको बताया था कि हमारे पास ये क्रोमोसोम है हमारा। ठीक है, और इस क्रोमोसोम पर क्या होगा, यहाँ पर एक जीन होगा, लोकस होगा उसका। और जीन लोकस का क्या मतलब है, वो जीन जहाँ पर वो प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन। तो मान लीजिए ये हमारी हाइट के लिए हमारा जीन है। ठीक है, ये कैपिटल टी, एंड यहाँ पर हमारे दूसरे नंबर, यानी कि नंबर 1 क्रोमोसोम पर ही यहाँ पर क्या होगा, हमारा स्मॉल टी। ठीक है, तो अब ये कंडीशन है। ठीक है, हमारे पास हमारे पेरेंट्स से, एक पेरेंट से हमारे पास ये आया, एक पेरेंट से हमारे पास ये कंडीशन आई। तो अब क्या होगा, जब ये दोनों मिल जाएंगे, जब ये दोनों जीन्स एक साथ मिलेंगे, तो अब किस तरह की कंडीशन काम करनी चाहिए, अब टॉल होना चाहिए ऑर्गेनिज्म को। क्यों, क्योंकि टी इज डोमिनेंट एंड दिस स्मॉल टी इज रिसेसिव, ये बोला मेंडल ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो देखते हैं। देखिए, 3 एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखे हैं, मिराबिलिस जलापा, एंटीरिनम यानी कि स्नैप ड्रैगन फ्लावर, ठीक है, एंड एंडलूशियन फाउल। इन 3 के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताना है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो बात है वो ये देखिए कि पेरेंट्स, देखिए अब ये रेड कलर का आपने यहाँ पर जो है पेरेंट्स लिए। ठीक है, रेड कलर का हमने यहाँ पर पेरेंट लिया, और इस रेड कलर के पेरेंट के अगेंस्ट मान लीजिए ये जो रेड कलर के पेरेंट है, इसमें इनमें क्या है, ये क्या है, मेल है। ये मान लीजिए क्या है, मेल है। तो इन मेल में क्या होगा, जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल आर होगा, यही होगा ना, क्योंकि डिप्लॉयड है ना ऑर्गेनिजम्स। तो
क्या है ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड है। और यहाँ पर ये मान लीजिए फीमेल है, तो फीमेल में जो पोलैडी है वो भी डिप्लॉयड हो गया, ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म तो डिप्लॉयड ही है, यानी कि फ्लावर्स तो यहाँ पर डिप्लॉयड है। और यहाँ पर कैपिटल स्मॉल आर ये इसका जीनोटाइप है, ये इसका जीनोटाइप। गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट, तो ये तो एक ही जीन या एलील आएगा, इस जीन का एक ही एलील आएगा, तो कैपिटल आर आ गया मान लो, यहाँ पर भी कैपिटल स्मॉल आर आ गया। अब F1 जनरेशन में, अब देखिए मेंडल के अकॉर्डिंग तो यह क्या होना चाहिए था, या रेड ही आना चाहिए था F1 जनरेशन में, लेकिन यहाँ आया क्या, पिंक। सभी की सभी क्या आए, पिंक। अगर आप पिनट स्क्वायर यहाँ पर बनाएं, अगर आप यहाँ पर पिनट स्क्वायर बनाएं, यहाँ पर हमने रखा R, यहाँ पर हमने रखा R, सॉरी ये कैपिटल R मेल, और यहाँ पर हम रखेंगे स्मॉल r फीमेल, तो हम यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, RR कैपिटल R स्मॉल r, हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलेगी चारों जगह पर ही, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन ही तो मिलेगी, ठीक है। तो ये चारों के चारों जो हैं हमारे कैसे होने चाहिए, अगर हम मेंडल की बात माने तो रेड, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर आए पिंक, यानी कि रेड और वाइट जब ये दो पेरेंट्स मिले तो क्या आया, पिंक, ठीक है। अब पिंक F1 जनरेशन में जब हमने सेल्फिंग करेंगे तो आर इंटू आर यही तो करेंगे ना। तो जब इनकी हमने सेल्फिंग करी तो पहले गैमेट्स बनाएंगे, तो गैमेट्स क्या आएंगे, यहाँ से आर और यहाँ से भी आर हमने यहाँ पिनट स्क्वायर में इनको रख लिया। जब पिनट स्क्वायर में रखा तो अब रिजल्ट क्या आया, अब देखिए यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन थी तो रेड, यहाँ पर ये जब कौन सी कंडीशन हुई, जब कंडीशन कैसी है, यहाँ पर हेट्रोजाइगस कैपिटल R स्मॉल r, और फिर यहाँ पर भी कैपिटल R स्मॉल r, तो पिंक, और फिर यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन रिसेसिव है वाइट। अब देखिए, अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल ने बोला था कि F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कैसा आना चाहिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1, लेकिन यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो मुझे बताइए कैसा आ रहा है, 1:2:1, रेड पिंक वाइट। भाई फिनोटाइप आप देखिए ना, रेड पिंक और वाइट हमें साफ क्लियरली विजिबल है, फिजिकल अपीयरेंस इस प्लांट का, इस फ्लावर का, या फिर ठीक है। तो इस फ्लावर में हम साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड कलर के फ्लावर हैं, यहाँ पर पिंक कलर के फ्लावर है, और यहाँ पर व्हाइट कलर के फ्लावर हैं। लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंग तो कैसा होना चाहिए था कि 3 रेड होने चाहिए थे, एक वाइट होना चाहिए, तो 3:1 का रेशियो होना चाहिए था, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड मतलब हम सिंगल ट्रेट को लेकर क्रॉस करवा रहे हैं, सिंगल ट्रेट की स्टडी कर रहे हैं। जीनोटिपिक रेशियो तो सेम है 1:2:1 जो कि मेंडल का था, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो तो डिफर है। तो मिराबिलिस जलापा जो कि 4 o'clock प्लांट भी कहलाता है, ठीक है, और एंटीरिनम जो कि स्नैपड्रैगन फ्लावर भी कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है दोनों में ये चीज़ देखने को मिली, ठीक है, पिंक फ्लावर वाला अपीयरेंस। अब मान लीजिए हम ये भी मान लें कि यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पर ये मान लें कि यस मेंडल, हाँ मेंडल का तो ये तो बात ठीक है उनकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मेंडल की बात माने तो यहाँ पर पिंक तो आना ही नहीं चाहिए, यहाँ तो रेड आना चाहिए, क्योंकि आर कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आ कैसा गया, पिंक आ गया, यानी कि यहाँ पर मिक्सिंग हुई है। एक्चुअल में मिक्सिंग नहीं हुई है, एक्चुअल में इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। बात क्या है, इनकम्प्लीट, एब्सेंस ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ वन एलील ओवर द अदर एलील, दूसरे एलील पर एक एलील पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाया, इस वजह से दोनों का थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन देखने को मिल गया, ठीक है, ओके। तो ये बात होगी। अब एक बात, जो कुछ बच्चे होते हैं क्यूरियस होते हैं, जिनके दिमाग में बार बार ये बात उथल पुथल हो रही होगी कि हम मिराबिलिस जलापा को कॉमनली 4 o'clock प्लांट क्यों बोलते हैं। देखिए 4 o'clock प्लांट बोलने का इनका मतलब ये है कि इनकी जो ओपनिंग होती है वो इनकी जो ओपनिंग होती है वो लेट आफ्टरनून में होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग लेट आफ्टरनून का मतलब है कि 3-4 बजे वाला जो टाइम होता है लेट आफ्टरनून। और जो इनकी ओपनिंग तो लेट आफ्टरनून में होगी, और इनकी क्लोजिंग जो होती है फ्लावर्स की वो कब होती है, बाय मॉर्निंग के दौरान, ठीक है। तो इस वजह से इन फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइमिंग की वजह से। स्नैपड्रैगन जो ये फ्लावर है, स्नैपड्रैगन एंटीरिनम जो है ये जीनस है, और इसमें जो फ्लावर है स्नैपड्रैगन फ्लावर, इनको हम स्नैपड्रैगन, क्योंकि ये जो फ्लावर हैं ये रिजेंबल करते हैं टू द फेस ऑफ अ ड्रैगन, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, जो है स्नैपड्रैगन फ्लावर। उसके बाद एंडालुसियन फाउल, ये भी कुछ इसी तरह का एक जो है एग्जाम्पल है। इसमें हम क्या देखेंगे, और ये एंडालुसियन फाउल क्या है, ये डोमेस्टिक चिकन है जो कि कहाँ पर होता है, स्पेन में देखने को मिलता है ये, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं
एंडालुसियन फाउल की। अब देखिए यहाँ पर क्या था, ब्लैक चिकन था और यहाँ पर वाइट चिकन था। अब अगर हम मेंडल की बात माने तो यहाँ पर कैसे आनी चाहिए कि F1 जनरेशन कैसे आनी थी, ब्लैक ही आनी चाहिए थे, क्योंकि कैपिटल जो बी है दैट इज़ ये कैपिटल बी, यहाँ पर आप स्मॉल बी भी रख सकते हैं। तो कैपिटल बी या आप कह सकते हैं बी इज़ डोमिनेंट ओवर डब्ल्यू, ठीक है ना, यानी कि ब्लैक इज डोमिनेंट ओवर वाइट कलर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा ना होने के कारण कैसा कलर आया, ब्लू कलर के चिकन आए। जब हमने इनकी मेटिंग करवाई, F1 जनरेशन में सेल्फिंग करवाई, तो अगेन रेशियो क्या आया, फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आया, जो कि मेंडल के 3:1 के रेशियो से बिल्कुल अलग था। तो एंडालुसियन फाउल्स के बारे में भी हमने देखा, जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर बात क्या है कि जो डोमिनेंट एलील थी, इट इज़ नॉट एबल टू कम्प्लीटली सप्रेस द रिसेसिव एलील। तो ये एक्चुअल में इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात थी। अब बात करते हैं कोडोमिनेंस की। देखिए कोडोमिनेंस में क्या है, कोडोमिनेंस में भी होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही होगा, यानी कि ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी, मान लीजिए कैपिटल टी यानी कि हाइट और ज़्यादा हाइट है, मान लीजिए 6 फीट हाइट हम यहाँ पर मान लेते हैं, और यहाँ पर ड्वार्फ जो है उसकी हाइट 5 फीट है, 5 फीट है। तो अब अगर मेंडल की बात माने, अकॉर्डिंग टू मेंडल, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए उनके अकॉर्डिंग तो रिजल्ट क्या आना चाहिए कि जो टॉल है, जो नया जो इंडिविजुअल है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 6 फीट ही होनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर दिस स्मॉल टी। लेकिन इन कोडोमिनेंस में भी ऐसा नहीं होगा। कोडोमिनेंस में ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस करेंगी, फुल एक्सप्रेशन दोनों में से किसी का भी नहीं होगा। दोनों जो है फुल एक्सप्रेशन ऑफ बोथ अल्टरनेट एलील, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो एक्सप्रेशन है वो दोनों करेंगी, लेकिन जो एलील्स हैं दोनों का एक्सप्रेशन होगा यहाँ पर, और दोनों के एक्सप्रेशन होने के कारण यहाँ पर जो हाइट है वो जो केस है वो कोडोमिनेंस का हो जाएगा। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप में, जैसे एग्जांपल है, और इसमें हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप को। देखिए देखिए हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है दैट इज डिटरमाइंड बाय एंटीजन, एंड ये एंटीजन जो है वो एक्चुअल में क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है ना, एक पॉलीसेक्राइड है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये एंटीजन या एक पॉलीसेक्राइड ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारा ये एक आरबीसी, ये रेड कलर का आरबीसी है, और इसके ऊपर जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना ये एंटीजन्स हैं, ठीक है। तो ये जो एंटीजन, अगर एंटीजन ए एंटीजन होगा तो उस आदमी का, उस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा हो जाएगा, ए, ठीक है। तो ये तो होगी उसके आरबीसी की बात। लेकिन अगर हम उसके देखिए, हम जानते हैं कि ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक उसका प्लाज्मा, एक ब्लड प्लाज्मा, और एक जो है कर्पसल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या होगा, प्लाज्मा में वाटर, प्रोटीन, ठीक है ना, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ प्लाज्मा, मेनली वाटर वाला जो कंटेंट है, ठीक है। 55% जो कंटेंट होता है ब्लड का वो यही होता है, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। और दूसरा क्या है, ये कर्पसल्स, यानी कि ये सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों सेल्स हमारे मिलकर कर्पसल, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा 45% जो कंपोनेंट है ब्लड का वो ये है। तो इस 45% में अगर आरबीसी की बात करें तो इस आरबीसी पर क्या होगा, एंटीजन्स होंगे, जिनको हम बोलेंगे, अगर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, और बी एंटीजन है तो बी, ठीक है, इस तरीके से। तो एंटीबॉडी कौन सी होंगी प्लाज्मा में, वो होगी प्लाज्मा में एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी बी ये इस पर होंगी। बात समझ में आ गई, ये एंटीबॉडी होगी। इसी तरह से बी में ए एंटीबॉडी, एंटी ए एंटीबॉडी होंगी, एंटी ए एंटीबॉडी। अब समझने वाली बात ये है बाबू कि यहाँ देखिए आप, एंटीजन ए है तो यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होगी, एंटी बी एंटीबॉडी होगी, यानी कि अगर बी ब्लड ग्रुप इसमें आया तो ये एंटीबॉडीज काम करेंगी, ठीक है ना, एंटी बी एंटीबॉडी है, ठीक है। एंटी एंटीबॉडी, एंटीजन, अगर दोनों एंटीजन हो किसी इंडिविजुअल पर, ए बी और बी भी, तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। और एंटीबॉडी कैसी हो जाएंगी, कोई भी एंटीबॉडी उसके ब्लड प्लाज्मा में नहीं होगी। इस वजह से ही क्या हो सकता है कि ये जो इंडिविजुअल है, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आए इसमें, मान लीजिए बी का आपने इसको डोनेट किया भी, तो आप एक बात समझिए, यहाँ पर ब्लड एंटीजन बी है, और एंटीजन बी तो यहाँ पर भी है, तो ये तो एंटीजन फॉरेन मटेरियल हुआ ही नहीं। हमारी बॉडी इस तरह से काम करती है कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंट्री करता है तब हमारी एंटीबॉडीज, जैसे अब फिलहाल के अगर हम करंट में बात करें तो कोरोना वायरस हमारे लिए क्या है, एक तरह का एंटीजन है, एक तरह का फॉरेन मटेरियल है। तो जब वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो अगर एंटीजन बी आ भी जाए तो एंटीजन बी तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो कोई एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं, इस वजह से इसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं।
ठीक है, और इसी वजह से सबका ब्लड ग्रुप ये सबका ले भी सकता है। ठीक है, सबका ब्लड ये रिसीव भी कर सकता है। और अगर कोई एंटीजन हो ही ना तो कैसा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसके बाद एंटीबॉडी कौन सी होंगी, दोनों तरह की एंटीबॉडी होंगी, एंटी बी भी और एंटी ए बी, दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी। इसलिए जो है यूनिवर्सल डोनर है, ये दे तो सकता है अपना, क्योंकि इसके पास एंटीजन ही नहीं, एंटीजन के खिलाफ ही तो एंटीबॉडीज बनेंगी, तो एंटीजन तो जा ही नहीं रहा दूसरे में। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं तो टाइप ओ नेगेटिव, क्योंकि आर एच फैक्टर भी यहाँ पर रोल प्ले करता है इम्यूनिटी में, तो ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। और ब्लड टाइप फिर आप समझ ही गए, एंटी टाइप ए हो जाएगा, और ये किसको डोनेट कर सकता है किसको नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब एक बात समझिए यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर आपको बताया कि अगर एंटीजन ए है तो ए, बी है तो बी ब्लड ग्रुप, अगर ए और बी दोनों हैं तो यानी कि अब इनकी इस एंटीजन को बनाने वाली भी कोई जीन होगी और इस एंटीजन को बनाने वाली भी कोई जीन होगी, तो ये दोनों जीन प्रेजेंट है और दोनों जीन एक्सप्रेस हो रही है, यानी कि दोनों के एंटीजन फुली एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो दोनों जीन यानी कि दोनों उस जीन की दोनों एलील्स क्या हो रहे हैं, जीन तो एक ही है, जीन का नाम है आई, जीन तो एक है आई, ठीक है, लेकिन इस आई की दो एलील्स हैं, आई ए और आई बी। तो आपके एक क्रोमोसोम पर मान लीजिए ए है और ए पे बी है, तो दोनों एलील्स फुल एक्सप्रेस हो रही हैं और फुल एक्सप्रेस होकर अपने दोनों प्रोटीन्स बना रही हैं, एंटीजन ए भी बना रही है और एंटीजन बी भी बना रही है। ठीक है, सॉरी पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई ना। तो ये क्या है, ये कोडोमिनेंस का, यानी कि दोनों फुली तरीके से एक्सप्रेस हो रही हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि ए और बी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये नहीं है, ये कोडोमिनेंस का, क्योंकि दोनों जो है यहाँ पर एक्सप्रेस हो रही हैं, दोनों एलील्स एक जीन की। नाउ मल्टीपल एलिज्म, मल्टीपल एलिज्म में भी हम दो ब्लड ग्रुप का ही जो है मल्टीपल एलील्स का बात करते हैं। जनरली हम बात करते हैं कि भाई एक जीन की दो एलील्स होती हैं, लेकिन इस केस में क्या होता है कि दो से ज़्यादा एलील होती हैं एक जीन के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जीन है आई, ठीक है, अब आई यहाँ पर एलील ए भी है, बी भी है और ये जीरो या ओ भी है। ठीक है, तो तीन एलील्स हैं, इस एक जीन की तीन एलील्स हैं। ठीक है, अब किसी इंडिविजुअल्स में क्या क्या केस होगा, आई ए होगा, है ना भाई, डिप्लॉइड कंडीशन होगी ना, आई ए, किसी में आई बी, किसी में आई ओ, लेकिन किसी में आई ए और आई बी भी तो होगा, तो वो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो तीन जीन, एक जीन की तीन एलील से चार ब्लड ग्रुप हमारे बन गए, ए बी ओ एंड ए बी। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मल्टीपल एलील का फिर क्या मतलब, मल्टीपल एलील का यही तो मतलब है, हमने अभी तक क्या देखा, हमने कैपिटल डी देखा, स्मॉल टी देखा, हमने कैपिटल बी देखा, स्मॉल बी देखा। ठीक है, लेकिन हमने क्या ये देखा था कि कैपिटल टी, स्मॉल टी और एक कुछ अलग सा ही टी, ये तो हमने कहीं नहीं देखा। तो जैसे यहाँ पर है ए बी और ओ, ये तीन एलील्स हो गई इस एक जीन की। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, लेकिन ये कब देखने को मिलता है, जब देखने को मिलता है जब हम पॉपुलेशन स्टडी करते हैं, यानी कि एक पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, जैसे इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, तभी तो हमें तीन एलील्स मिलेंगी। अगर हम एक इंडिविजुअल में बात करें तो उसमें तो हमें दो ही एलील मिलेंगे, या तो आई ए या आई बी या फिर आई बी या फिर आई ओ, यही तो हमें इंडिविजुअल में मिलेगी। लेकिन हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करें तो हमें तीनों एलील्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सेम एग्जांपल यहाँ पर है मल्टीपल एलीलिज्म में भी, और यहाँ पर कोडोमिनेंस में था ये एग्जांपल ए बी। ठीक है, तो इसमें आज के लिए इतना ही फ़िलहाल। और मेरे हिसाब से आपको ये वेरिएशंस फ्रॉम मेंडल्स लॉ या मेंडल प्रिंसिपल समझ में आ गई होगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिज्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे फिर कुछ नई चीज़ों के बारे में, जैसे प्लियोट्रॉपी क्या होती है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, लेटर ऑन वी विल डिस्कस। ठीक है, सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।